अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इक्विलिब्रियम की ये 10वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक नए टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे केसेस में मिलता है जिन रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व होते हैं या फिर आयंस का फॉर्मेशन होता है। उस इक्विलिब्रियम को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमको तब मिलता है जब किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में हमको क्या इन्वॉल्व हो रहा हो, आयंस इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। अब आयंस जो है, आयंस का फॉर्मेशन हमको तभी होता है जब हम किसी भी रिएक्शन में ऐसी चीज़ को अप्लाई करें जो करंट के कंडक्शन से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए आयंस में, ठीक है, या फिर वो डिसोसिएट हो जाएं आयंस में। तो फराडे ने, माइकल फराडे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने कंडक्टिविटी के बेसिस पे यानी करंट की कंडक्टिविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया उन सबस्टेंस को जो करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है, यानी जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को दो केसेस में। मतलब अगर हमारे पास ये सबस्टेंस है कोई, ठीक है, ये दो केसेस में करंट को कंडक्ट करेगा, या तो वो किस फॉर्म में हो, मॉल्टेन फॉर्म में हो, या फिर किस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में हो, ठीक है। कोई भी सबस्टेंस अगर मॉल्टेन फॉर्म में हो और एक्वस फॉर्म में हो और करंट का कंडक्शन कर रहा हो तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो करंट का कंडक्शन मॉल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो करंट का कंडक्शन नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का केस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब करंट कंडक्ट होता है तभी आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स में या तो उनको मॉल्टेन फॉर्म में लेते हैं या एक्वस फॉर्म में लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं जिससे कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं उनके रेस्पेक्टिव आयंस में। तो ऐसे केस में हमको दो चीज़ें नज़र आती हैं, दो सिनेरियो बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होती है या तो वो क्या होती है 100% डिसोसिएट हो जाती है, मतलब जितने भी आयंस होंगे सब के सब अपने कैटायन और एनायनिक फॉर्म में चले जाएंगे, और या तो अप्रॉक्सीमेटली 5% डिसोसिएट होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो अगर फुल्ली डिकम्पोज हो जाए, फुल्ली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और कोई ऐसी इलेक्ट्रोलाइट हो जो क्या हो कि पार्शियली हो, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएट हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक बेस को ले लेते हैं NaOH, ठीक है। NaOH को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये Na+ और OH- का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये हो गया 100% डिसोसिएट, ठीक है। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमारे पास एक वीक एसिड होती है CH3COH, ठीक है, एक्वस फॉर्म में इसको अगर हमने लिया तो हमको क्या मिलता है CH3COO- और H+, ठीक। ये पार्शियली होती है। तो पार्शियली का मतलब कि हमको जिस सॉल्यूशन, जिसे मान ली सपोज के लिए जिस कंटेनर, ये कंटेनर इसी के अंदर हमने वीक ली हुई है एसिड, तो हमको क्या मिलेगा, हमको एसिड के भी मिलेंगे और आयंस के भी कंसंट्रेशन मिलेगी। तो ऐसे केस में ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। तो अगर फुल्ली डिसोसिएट होता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे केस में हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज़ की यानी रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहती है, तो ऐसे केस में हमको क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा उन इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे जो कि इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो वो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे वीक एसिड्स हो गई, वीक बेस हो गया, या कुछ सॉल्ट हो गए। वो क्या होते हैं, जो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, और एक टाइम के बाद रिएक्शन में उनकी दोनों की कंसंट्रेशन नज़र आती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि इसमें हमको इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लें हम कोई एक ऐसे सबस्टेंस की जो कि वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिकली AB है, हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, पार्शियली डिसोसिएट होगी। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पर क्या मिलेगा,
इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक्टिव मास ऑफ A प्लस, एक्टिव मास ऑफ B माइनस और प्रोडक्ट है इस तरह से एक्टिव मास ऑफ AB। ठीक है, तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम है तो हम KE लिख सकते हैं, लेकिन हम आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में इसको क्या लिखते हैं, KI। ये KI क्या है, बेसिकली इसको हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आयंस के केस में। ठीक है, इट इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयंस। जिस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हो वहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बारी आती है आयन जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लेते हैं क्या, कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक लॉ को फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, सिंपली कहा जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो रहा है, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, कंसंट्रेशन अंडर रूट के। ठीक है, यही है हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। वाटर में जब हम इसको डालते हैं तो ये डिसोसिएट होती है और हमको क्या मिलता है, एसीटेट आयन मिलता है और हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्योंकि ये एसिड है तो हम इसको Ka भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बेस होता है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर एसिड है तो ऐसे केस में जो Ki होता है वो Ka के बराबर लिखा जा सकता है, और अगर बेस होता है ये तो हम क्या लिख सकते थे, इसको Kb लिख सकते थे। ठीक है, और अगर वीक एसिड और बेस दोनों नहीं, वीक एसिड या वीक बेस दोनों नहीं है तो हम उसको Ki से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो K इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो हमारे पास एक्टिव मास ऑफ एसीटेट मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड एक्टिव मास ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमको मिल जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक, अब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रखा है, तो अगर हम इनिशियली बात करें, ठीक है, तो इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम C मान लेते हैं। H2O है क्योंकि ये एक्सेस में रहता है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 और इसकी 0 क्योंकि अभी रिएक्शन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए तो इसमें से कुछ न कुछ डिग्री जो होगी, कुछ न कुछ हमारे आयंस जो हैं डिसोसिएट हो सके होंगे, तो उनको हम मान लेते हैं क्या, C अल्फ़ा, और इनको जो फॉर्मेशन हुआ है उनको भी मान लेते हैं क्या, C अल्फ़ा। तो ऐसे केस में जो हमारा Ki होगा या फिर इसको इक्वल्स टू Ka लिखते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फ़ा क्योंकि CCO की वैल्यू Ca है, C अल्फ़ा है, और हाइड्रोनियम की C अल्फ़ा है। ठीक है, अपॉन हम क्या करेंगे, C माइनस C अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये क्या मिलता है, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और C माइनस C अल्फ़ा, C को कॉमन ले लें तो अंदर क्या मिलता है, 1 माइनस अल्फ़ा, जिससे ये कैंसिल आउट, तो हमको क्या मिलता है, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो 1 से बहुत छोटी होती है। ठीक है, 1 से छोटी होने की वजह से हम इस अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो Ka बनता है वो क्या हो जाता है, सीधे सीधे C अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जहाँ पर C क्या है, कंसंट्रेशन है, अल्फ़ा क्या है, इट इज़ अ कंसंट्रेशन, और अल्फ़ा इज़ अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू Ka अपॉन C अंडर रूट। ठीक है, या इसी को अगर हम Ka को कांस्टेंट मान लें, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है, तो हमारे पास जो अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन के। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो हमको बेस के केस में भी यही सेम चीज़ें मिलती हैं, और अल्फ़ा भी हमको ऐसा ही मिल जाएगा कि अंडर रूट 1 अपॉन रूट C, दोनों केस में, चाहे वीक
एसिड हो चाहे वीक बेस हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है, तो हमको अल्फ़ा से उसका कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन मिलेगा, इन्वर्सली। मतलब जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ही कम कंसंट्रेशन, रूट की वैल्यू में उतना ही कम कंसंट्रेशन होगी। और कम कंसंट्रेशन होने का मतलब कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपली हम समझें तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट हम करेंगे किसी चीज़ को उतना ज़्यादा हमको अल्फ़ा मिलता है। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी को बोल रहे थे ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन या डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।